हेलो बच्चों, टीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं टीके पांडे आज आपको पोलिनोमियल्स का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमने पोलिनोमियल्स का फर्स्ट पार्ट डाल दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर में आज समझेंगे कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स होता क्या है। आइए उस चीज़ को हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स है क्या। Degree of the polynomials, maximum power is known as degree of the polynomials. मैक्सिमम पावर इज नोन एज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। किसी पोलिनोमियल्स में जो मैक्सिमम पावर होता है वही उस पोलिनोमियल्स का डिग्री कहलाता है। डिग्री को हम लोग हिंदी में घात भी कहते हैं। आइए इस चीज को हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, 5x का पावर 4 माइनस 7x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10। जैसे कि हमने एक इक्वेशन लिया है, 5x का पावर 4 माइनस 7x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10। देखिए इस इक्वेशन जो पोलिनोमियल जो हमारा जो दे रखा है इसमें मैक्सिमम पावर है क्या। तो हम देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम पावर x का पावर 4 है, यहाँ पर x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पर हमारा ओनली 10 है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम पावर को ही हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर को ही हम डिग्री कहते हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर x का घात 4 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 4। इसलिए डिग्री फोर। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 25x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। हमने वैल्यू ले लिया एक इक्वेशन 25x का क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 3। इसमें भी हम देखेंगे कि मैक्सिमम पावर किसका है। तो यहाँ पे हम चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है। यहाँ पे किसी पावर नहीं लिखा होता, उसका पावर हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं और यहाँ पे हमारा 3 दे रखा है। तो इस टाइम हमने नोटिस किया कि सबसे अधिक पावर किसका है, x का पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा 3 होगा। मैक्सिमम पावर इज 3, सो द डिग्री इज इक्वल टू 3। अब हमने एक और दूसरा एग्जांपल ले लिया। हमने एग्जांपल ले लिया 4x। अब यहां से हमसे पूछा जाएगा कि 4x में डिग्री कितनी है। हम देखते हैं कि यहां पर 4x में x का पावर हमारा कितना है 1 है। तो जब भी x का पावर 1 है इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 1। एक एग्जांपल हम और लेकर समझते हैं। जैसे हमें कोई संख्या दे दिया गया 100। अब दिया गया 100 की मुझसे डिग्री पूछा जाए तो 100 की डिग्री जब मुझसे पूछा जाएगा तो 100 को हम लिख सकते हैं
100, 100 का पावर कितना है 0, 100 का पावर कितना है 0, इसलिए डिग्री क्या होगी, डिग्री इक्वल टू 0। जब किसी की डिग्री हमारा 0 होता है, जब किसी की डिग्री हमारी क्या होती है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है, इसलिए 100 का पावर 0 डिग्री इक्वल टू 1। आशा करता हूं कि आपको डिग्री निकालना समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और एग्जांपल देकर के हम बात समझाते हैं कि डिग्री कुछ स्पेशल केसेस में हम कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। नोट, जैसे आपको दे दिया गया P का पावर 4 इंटू Q का पावर 4, फाइंड डिग्री। आपको दे दिया गया P का पावर 4 Q का पावर 4, फाइंड डिग्री। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब कभी भी P का पावर 4 Q का पावर 4 मल्टीप्लाई में हो, तो इसमें हम डिग्री के पावर को प्लस करते हैं। क्या करते हैं, प्लस करते हैं। आपको समझ में आ गया? तो देखिए कैसे करेंगे इसको। P का पावर 4 इंटू Q का पावर 4, तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। सो द डिग्री। यदि इसी सवाल को यदि आपको मल्टीप्लाई ना देकर के प्लस में दिया जाता तो हम उसकी डिग्री क्या होती, देखिए एग्जांपल में इसको हमने 1 मान लिया, हमने ले लिया P का पावर 4 प्लस Q का पावर 4, P का पावर 4 प्लस Q का पावर 4, फाइंड डिग्री। हम देख रहे हैं कि P का पावर 4 और Q का पावर 4 किसमें है, प्लस में है। तो जब भी P का पावर 4 और Q का पावर 4 प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगा, डिग्री 4। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए कुछ सवाल मैं दे रहा हूं, उस सवाल का डिग्री कैसे निकालते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सवाल हमारा है फाइंड द डिग्री। फाइंड द डिग्री, वैल्यू हमारा है a का पावर 7 b प्लस सी। दूसरा सवाल है a का पावर 7 b प्लस सी डिवाइड बाई a माइनस b माइनस सी। तीसरा सवाल है हमारा 25/7। जैसे कि मैंने आपको 3 सवाल यहाँ पे दे रखा हूं, a का पावर 7 ब्रैकेट में b प्लस सी, दूसरा a का पावर 7 b प्लस सी डिवाइड बाई a माइनस b ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में b माइनस सी। तीसरा जो हमारा सवाल है 25/7। इन तीनों का मुझे डिग्री बताना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए इस चीज को मैं बताता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि नहीं समझ में आता है तो फिर आप लोग दोबारा से रिपीट करके पूछ लीजिएगा उस चीज को कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। आइए फर्स्ट सवाल हम लेते हैं। फर्स्ट सवाल है हमारा a का पावर 7 b प्लस सी। हमारा a का पावर 7 b प्लस सी,
इसका मुझे डिग्री निकालना है। यह a का पावर 7 b प्लस c दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। जब भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों के पावर को हम प्लस कर लेते हैं। जैसा यहाँ दे रखा है कि a का पावर 7 है और यहाँ पे b प्लस c, इसका पावर कितना होगा 1। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो पावर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो डिग्री इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 8। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। यहां दे रखा है a का पावर 7 b प्लस c और a माइनस b b माइनस c। यहां भी हमारा क्या ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है तो a का पावर 7 b माइनस c का पावर कितना है 1। तो डिग्री 7 प्लस 1 और नीचे में भी दोनों संख्या का पावर, दोनों संख्या हमारे किस में है मल्टीप्लाई के रूप में है। तो यहाँ भी a माइनस बी का पावर कितना है 1 है और b माइनस सी का पावर भी कितना है 1। तो जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो पावर हमारा क्या होता है प्लस हो जाता है। तो 1 प्लस 1 इक्वल में कितना हो गया 8/2। 2 से इसे काट देते हैं, कितना आ गया 4। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4। तीसरे सवाल को हम यही सॉल्व कर लेते हैं। 25/7 है, मुझे इसका डिग्री निकालना है। मैं देख रहा हूं उसका डिग्री का पावर क्या है 0 है। तो जब भी इसका 0 है तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। आशा करता हूं कि आप लोग को डिग्री निकालना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दूसरा नेक्स्ट टॉपिक हम समझने जा रहे हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता क्या है। आइए उसको हम समझते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है क्या। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इफ f(x) is a and a is a real number, so the polynomials f is equal to 0। जब कभी भी f(x) हमारा एक पॉलिनोमियल्स है जिसमें a हमारा क्या है एक रियल नंबर है, जिसमें f(a) की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है 0, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारा कोई पॉलिनोमियल्स दिया जाता है उसका जब रिजल्ट वैल्यू 0 हो जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। आइए हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमको एक एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एक इक्वेशन मुझे दिया गया कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसका मुझे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू में पुट करेंगे जिससे कि हमारे इसका रिजल्ट 0 मिल जाए। यदि 0 मिलता है तो वही इसका पॉलिनोमियल्स 0 का होगा। जैसे
जैसे हमने ले लिया x के जगह पर हमने यहाँ बैठा दिया 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4 2 2 जा 4 माइनस 8 प्लस का 4 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। हम देखते हैं कि जब हमने 2 पुट किया है तो इसका रिजल्ट कितना गया 0। तो यही 2 जो है इसका क्या होगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, इसलिए 0 ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। आइए एक दूसरा एग्जांपल से हम समझते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यहाँ पे हमारा fx है। इसमें भी क्या करेंगे हम ऐसी संख्या की वैल्यू पुट करेंगे x की जिससे कि हमारा इसका रिजल्ट क्या मिल जाए 0 मिल जाए, और जो ही इसका वैल्यू 0 मिलता है वो इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाता है। तो हम इसमें इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस का 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 और 20 प्लस 4 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। इसलिए 0 ऑफ पॉलिनोमियल्स इक्वल टू 4। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए अच्छी तरह से आ गया होगा। आइए अगला टॉपिक जो हम बताते हैं वह जो हमारा है टर्म, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इसका पार्ट फर्स्ट ले लिया हमने टर्म, वेरिएबल और तीसरा हमने ले लिया कोएफिशिएंट। हमने पॉलिनोमियल्स में मुझे बताना है टर्म, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट। आइए हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगले वीडियो में हमने बता रखा है कि पॉलिनोमियल्स को टर्म के अकॉर्डिंग हम 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट हमने बताया था मोनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होता है, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होता है। तो टर्म हमारा मान लीजिए कि यदि हमने लिख दिया 4x, तो 4x में एक ही टर्म हमारा है, तो ये हमारा मोनोमियल है। क्या है? मोनोमियल। मोनोमियल है। यदि हमने लिख दिया इसी को 4x प्लस 5y, यहाँ पे 2 आ गया, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल बोल देंगे। यदि हमने 3 ले लिया, 3 वेरिएबल नंबर आ गए, 4x प्लस 5y माइनस 7j। एग्जाम्पल एक ही लेकर के मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हमारा 3 वेरिएबल्स है, 1 2 3 1 2 3, तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल।
अब आशा करता हूँ कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताऊंगा कि टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और कोएफिशिएंट क्या होता है। आइए इस चीज को समझते हैं। हमने वैल्यू ले लिया 5x, यहां पे हम देख रहे हैं कि 5x है, तो ये जो 5x हमारा जो है इसको हम क्या बोलेंगे, टर्म। टर्म हमारा क्या हो गया 5x। अब मुझे टर्म तो समझ में आ गया कि 5x है। जब मुझे वेरिएबल बताना है और कोएफिशिएंट बताना है, तो वेरिएबल नंबर उसे बोलते हैं जो संख्याएं ए बी सी डी एक्स वाई जेड के रूप में रिप्रेजेंट होती हैं, यानी कहने का मतलब ये होता है कि अल्फाबेटिक होती हैं। जो अल्फाबेटिक में आती है वही हमारा वेरिएबल होता है। और कोएफिशिएंट उसे कहते हैं जो क्या होता है, जो वेरिएबल के पहले जो हमारी कांस्टेंट नंबर आती है वही हमारा कोएफिशिएंट कहलाती है। अब आइए इस चीज को बताते हैं। जैसे हमने ले लिया 5x, 5x हमारा एक टर्म हो गया। अब इस 5x को हमने क्या किया, दो भागों में तोड़ दिया। फर्स्ट हमारा हो गया 5, सेकेंड हो गया x। यहां हमने लिख दिया 5, यहां लिख दिया x। यह जो 5 जो हमारा है यह कोएफिशिएंट होगा। क्या होगा, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट 5 और x जो है वेरिएबल। आशा करता हूं कि टर्म, कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स आपको निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। अब आइए एक बड़ा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप अपने कंसेप्ट को भली भांति अच्छी पूर्वक समझ में आपको आ जाए। ठीक है, इसके लिए हम एक बड़ा एग्जांपल लेकर के पॉलिनोमियल्स का आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझने का ध्यान दीजिए उस बातों पर मेरी। हमने एक एग्जांपल ले लिया 5x का पावर 4 माइनस 7x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। हमने एग्जांपल ले लिया 5x का पावर 4 माइनस 7x का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। जब मुझे इसमें टर्म बताना होगा तो टर्म 5x का पावर 4 हमारा टर्म है, दूसरा टर्म हमारा 7x का क्यूब है, तीसरा टर्म 7x स्क्वायर है, चौथा टर्म हमारा कितना होगा 9x का है, अब पांचवा टर्म माइनस का 9x है, अब पांचवा जो है हमारा 10 होगा। अब आइए हम टर्म लिखते हैं। टर्म, वेरिएबल, कोएफिशिएंट। टर्म, वेरिएबल, कोएफिशिएंट। सबसे पहले टर्म हमने ले लिया 5x का पावर 4 माइनस 7x का क्यूब 7x स्क्वायर माइनस 9x और 10। अब जो है 5x का पावर 4 वेरिएबल नंबर उसे कहते हैं जो संख्या हमारी अल्फाबेटिक होती है। तो अल्फाबेटिक जो हमारी संख्या कौन सी है, x का पावर 4, ये अल्फाबेटिक है, तो हमारा वेरिएबल है। x का पावर 4 वेरिएबल है और इसमें किसका मल्टीप्लाई है 5, जो कि एक कांस्टेंट नंबर होता है, वो हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। इसलिए 5 हमारी क्या होगी, कोएफिशिएंट। समझ में आ गया होगा आप लोग को। दूसरा हम ले लेते हैं माइनस 7x का क्यूब। जो x का क्यूब जो है हमारा कौन सा है, वेरिएबल है। अब माइनस 7 हमारा जो है कोएफिशिएंट होगा। 7x स्क्वायर में x स्क्वायर हमारा वेरिएबल हो जाएगा और 7 जो हमारा होगा कोएफिशिएंट होगा।
-9x में जो हम देखते हैं तो x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और -9 जो हमारा कोफिशिएंट है। 10 में जो हमारा अल्फाबेटिक नहीं होता है तो 10 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। 10 हमारा क्या है, कांस्टेंट। टेन हमारा कांस्टेंट है। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से टर्म, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट निकालना समझ में आ गया होगा। आइए एक एग्जांपल और देता हूं ताकि आपको और वाली बातें समझ में आ जाए और इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल हमने ले लिया 4x माइनस 7y। 4x माइनस 7y, यहां पे हम एक चीज का नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, 4x और 7y, यानी दो वेरिएबल संख्या जो आती है तो हमारा कौन सा है, बाइनोमियल में होगा। किसमें होगा, बाइनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। तो जब हम यहाँ पर टर्म देखते हैं बाइनोमियल में, क्या बताए थे, दो टर्म होता है यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 4x, और सेकंड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 7y। तो टर्म हमारा क्लियर हो गया। टर्म हमारा कौन कौन सा होगा, 4x। दूसरा टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, -7। अब दूसरा पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल उसे बोलते हैं जो अल्फाबेटिक होता है। तो इसमें अल्फाबेटिक क्या है, x है। तो वेरिएबल हमारा क्या हो गया, x हो गया। जब इसमें हम वेरिएबल देखते हैं तो इसमें वेरिएबल हमारा कितना है, इसमें वेरिएबल हमारा y है। क्या है, अगला पॉइंट हम सोचते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो संख्या वेरिएबल के पहले आती है, जो कांस्टेंट नंबर हमारी आती है, तो इसका वेरिएबल क्या हो जाएगा, x के पहले क्या है, 4, तो हमारा 4 होगा। और अगले का कोफिशिएंट, इसका जब कोफिशिएंट निकालते हैं -7y का, तो कोफिशिएंट कितना है, y के पहले -7 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -7 होगा। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से टर्म, वेरिएबल और कोफिशिएंट निकालना समझ में आ गया होगा। तो हम इसको रब करते हैं और अगले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वह है जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या है, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के आपको के बारे में आपको मालूम ही होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम कहते किसको हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स उसे कहते हैं जिसका पावर 2 होता है, 2 हो, यानी x स्क्वायर के फॉर्म में हो। तो इसके लिखने का हमारा फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह जो हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है। यहां पे हम देखते हैं कि जिस इक्वेशन में हमारा क्या होता है, x का स्क्वायर हो,
एक्स किस में हो, स्क्वायर में हो, उसी को क्वाड्रेटिक कहते हैं। यदि एक्स स्क्वायर में नहीं है तो वह क्वाड्रेटिक नहीं होगा। जैसे हमने ले लिया एक्स का क्यूब, यह क्वाड्रेटिक नहीं होगा। हमने ले लिया 5x, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। हमने ले लिया 7x का पावर 4 माइनस 7x का क्यूब माइनस 3x, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते किसको है। तो जिसका पावर हमारा क्या होता है 2 होता है, वही हमारा क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस चीज को कि जब भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है तो इसको जीरो निकालने के लिए हमारा 3 केसेस आते हैं, 3 केसेस हैं। आइए मैं इस चीज को देखता हूं। यहां से लिखते हैं इट हैज 3 केसेस। इट हैज 3 केसेस फॉर जीरो polynomials। It has 3 cases of the it has 3 cases for zero of the polynomials। जो हमारा फर्स्ट केस होता है यह होता है फर्स्ट केस बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है 0 से। सेकंड केस जो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और तीसरा केस जो होता है वो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसके तीन केस होते हैं या 3 कंडीशन में हम बोल सकते हैं। फर्स्ट केस हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होती है 0 से, यहाँ पे 0 से बड़ी होती है। दूसरा कंडीशन जो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और तीसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। कि इन तीनों के अकॉर्डिंग हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं। आइए इस कंडीशन को समझते हैं कि यह कंडीशन होता क्या है। जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर है 0 से। इसका मतलब होता है कि जब मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं तो यह एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटती है। कितने पॉइंट पे काटती है 2 पॉइंट पे काटती है। तो इसके जीरो कितने होंगे 2 होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो इट कटिंग, चाहे इट इंटरसेक्ट भी आप बोल सकते हैं, कटिंग भी लिख सकते हैं या इंटरसेक्ट भी आप बोल सकते हैं। तो इट कटिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, इट कटिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, सो दी जीरोस zeros are polynomials is 2। इसलिए इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितने होंगे 2 होंगे। अब आइए सेकंड कंडीशन को समझते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब यह कंडीशन हो जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है या जो एक्स एक्सिस के जो है ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसलिए इसके जीरो कितने होंगे 1 होंगे, 1 लिख सकते हैं। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको भविष्य में आप इस चीज को ना भूलें और आपका मैथ कमजोर ना हो और आप बेहतरीन मैथ में स्कोर कर सकते हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो इट कटिंग
एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, show the zeros, show the zero of polynomials equal to 1। तीसरा कंडीशन, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो जब भी यह कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, ठीक है, तो यह कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, यह एक्स एक्सिस को काट ही नहीं सकता, इसलिए इसके जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो इट नॉट कटिंग एक्स एक्सिस, so it has not zeros। It not cutting x axis, so it has not zeros, zeros value। आइए अब हम इस चीज को ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स हम कैसे निकालेंगे उसके कंडीशन हमने बोर्ड पे लिख दिया था। अब उस चीज़ को हम समझते हैं। हमने इस बोर्ड पर हमने ग्राफ बना दिया है। अब आप इस ग्राफ को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हम इसके जीरो कैसे समझ सकते हैं कि कितने जीरो किसमें होते हैं। इस कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक जो आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन द डिफरेंट केसेस। डिफरेंट केसेस में होता क्या है, तो फर्स्ट केस जो हमारा होता है, सभी को क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री तो आता ही होगा। जो हमारा एक्स डैश इस वाले एक्सिस को नीचे वाले वाली जो एक्सिस होती है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर जो होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू यदि हमारा पॉजिटिव होता है तो हम राइट हैंड साइड में लेते हैं, यदि एक्स हमारा नेगेटिव है तो हम लेफ्ट हैंड में लेते हैं। यदि वाई हमारा पॉजिटिव है तो हम कहाँ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन। और जब वाई की वैल्यू किस में होती है, नेगेटिव में होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू नीचे लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारा हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता क्या है। अब हम समझते हैं कि इसमें कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन जो हमारा दे रखा है, ए इज ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू यदि 0 से अधिक हो तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसका जो हम वैल्यू निकालेंगे जीरोस के, तो ये एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे काट रही है, देखिए एक और यहाँ पर एक, तो एक और एक कितने हो गए, 2। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसका जीरोस बताओ तो कितने बताओगे, 2। इसमें जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। यदि ए की वैल्यू सेकंड कंडीशन में आते हैं, यदि ए की वैल्यू क्या हो, 0 से छोटी हो और कंडीशन हमारा वही हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, यह जो कर्व जो काटता है यह डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ काटता है, और ये भी एक्स एक्सिस से कितने पॉइंट पे काटता है, 2 पॉइंटों पे काटता है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे काटा है और एक पॉइंट यहाँ भी काटा है। यहाँ भी हमारे जीरोस कितने हो जाएंगे, तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो हमारा तीसरा केस जो होता है, इस केस में क्या होता है, ए की वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ी हो और कंडीशन क्या हमारी हो,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में देखिए कि ये जो कर्व जो होता है यह एक्स एक्सिस को हमेशा एक पॉइंट पे काटेगा। कितने पॉइंट पे काटेगा, ओनली 1 पॉइंट पे काटेगा। इसलिए जब 1 पॉइंट पे काटेगा तो इसका जीरो कितना होगा, 1 होगा। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ होता है। फोर्थ कंडीशन में यदि हम आते हैं तो इसमें क्या होता है, आइए समझते हैं। यहां भी हमारा क्या होता है, ए की वैल्यू क्या होती है, 0 से छोटी हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यह जो कर्व जो होता है एक्स एक्सिस को तो एक पॉइंट पे काटता है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काटता है। ये देख रहे हैं कर्व किधर काटा हुआ है, एक्स एक्सिस को नीचे की तरफ, और कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसलिए इसका भी क्या होगा, 0 1 ही होगा। अगला केसेस हम समझते हैं। अगला केसेस जो हमारा होता है फिफ्थ कंडीशन है, ए की वैल्यू क्या है, ए इज ग्रेटर देन 0। और कंडीशन क्या हो हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इस कंडीशन में जब भी आता है तो यह जो कर्व जो होता है यह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, यह एक्स एक्सिस को कभी भी यह कर्व नहीं काटेगा। तो इसमें जीरोज कितने होंगे, नो जीरोज होंगे। क्या होंगे, नो जीरोज। इसमें जीरोज नहीं होगा एक्स एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि यह कर्व जो होता है क्या, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं किया। तो जब ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका जीरोज नहीं होगा। इसका जीरोज कितना होगा, नो होगा। अगला कैसे समझते हैं, इसमें ए की वैल्यू क्या होती है, 0 है। और कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन किससे है, 0 से है। यहां भी क्या होगा, इस कंडीशन में भी यह कर्व क्या होगा, एक्स एक्सिस को नहीं काट सकता। इस कंडीशन में यह कर्व किधर होगा, लोअर डायरेक्शन में होगा, जैसे कि हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह ग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छी तरह से समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।